आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसको समझने से, इसकी डेफिनेशन समझने के लिए अपन देखते हैं ये चित्र। तो देखो यहाँ पे अपन ने, हमारे पास दो माध्यम हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक है। और इन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला ये पृष्ठ है, पृथककारी पृष्ठ AB, ठीक है। अच्छा, अब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं, तो हमें पता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, अभिलंब से अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटती है। अपवर्तित किरण जो होती है वो अभिलंब से दूर हटती है, यानी कि हमें अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने ये चार सिचुएशन ली है, यानी कि चार प्रकाश किरण ली है, नंबर 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। इनके लिए हमने अलग अलग आपतन कोण रखे हैं और अलग अलग आपतन कोण रखे हैं, तो हमें अपवर्तन कोण भी क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो सिचुएशन देखते हैं। पहली किरण के लिए यहाँ पे अपन ने ये प्रकाश किरण जो है इसके लिए आपतन कोण I है, तो अपने को अपवर्तन कोण मिल गया R, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इस आपतन कोण को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो I1 का मान है, ये I1 का मान जो है ग्रेटर देन है I के, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो R का मान मिला अपने को, सॉरी R1 का मान मिला, वो भी अपने को ग्रेटर देन मिलेगा किसके, R के, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अपन ने इसको और बढ़ाया, है ना, और अपन ने इसको θc के इक्वल कर दिया, ठीक है। ये θc क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपन ने I कोण रखा, आपतन कोण, फिर इसको थोड़ा सा बढ़ाया तो अपने को अपवर्तन कोण बढ़ा हुआ मिला, फिर अपन ने और बढ़ाया, तो हम ये देखते हैं कि एक स्पेशल एंगल पर, ठीक है, आपतन कोण के एक निश्चित मान पर हमें अपवर्तन कोण कितना मिल रहा है, अपवर्तन कोण कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि हम जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए हमें अपवर्तन कोण का मान कितना मिला, 90 डिग्री मिला, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने आपतन कोण के मान को और बढ़ा दिया, यानी कि आपतन कोण मान लो I है, तो I का मान अपन ने θc से भी क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो हमारे पास में अपवर्तित किरण है, ये इस माध्यम में, विरल माध्यम में ना जा करके पुनः इसी माध्यम में, सघन माध्यम में ही वापस लौट आएगी। और देखो, अपन ने पढ़ा है कि इस तरीके से, जैसे मान लो कोई भी पृष्ठ है ना, उससे टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट आए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो चौथी प्रकाश किरण है, इसका क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसी को अपन नाम देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, देखो, अब मैं इस θc की बात करूं तो इस θc का नाम है क्रांतिक कोण। क्या नाम है इसका, θc, यहां लिख देता हूं क्रांतिक कोण, ठीक है। θc का क्या नाम है, क्रांतिक कोण। तो देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन किस तरीके से देंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो उसी माध्यम में परावर्तन के नियमानुसार क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो पुनः उसी माध्यम में, कौन से माध्यम में, सघन माध्यम में परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अच्छा, कोई आपसे क्रांतिक कोण की डेफिनेशन पूछे तो क्रांतिक कोण की डेफिनेशन भी आप लोग बता सकते हैं। देखो, क्रांतिक कोण की डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे अपन, यहाँ पे क्रांतिक कोण के लिए अपने को, अपन ने जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर रखा, तो अपवर्तन कोण हमें कितना मिला, 90 डिग्री मिला, है ना। तो सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए
विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। उस कोण को, उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखी जा सकती है। अब देखो यहाँ पे अपने को एक पॉइंट पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में ये ध्यान रखना है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये अपने को, अब इसको अपन परावर्तित किरण कहेंगे क्योंकि इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया इस AB पृष्ठ के द्वारा। तो परावर्तित प्रकाश की जो किरण है, ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमें जो परावर्तित प्रकाश किरण मिली है उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तित प्रकाश किरण की तीव्रता क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। यानी कि आपतित प्रकाश किरण की तीव्रता और परावर्तित प्रकाश किरण की तीव्रता है दोनों क्या रहती है, एक समान रहती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर जब अपन ने परावर्तन पढ़ा था तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि भाई जब जो परावर्तित प्रकाश की किरण है, ठीक है, उसकी तीव्रता क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, सामान्यतः क्या होती है, घटती है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है। जैसे अपन इस एंगल की और इस एंगल की बात करें ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या मिलेंगे अपने को, सेम मिलेंगे। ठीक है ना, परावर्तन का नियम था कि I बराबर R। ठीक है, तो यहाँ पे परावर्तन के नियम का तो पालन हो रहा है, लेकिन ये तीव्रता क्यों नहीं परिवर्तित हो रही। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पे ये जो माध्यम का पृष्ठ है AB, ये प्रकाश किरण का क्या नहीं करता, अवशोषण नहीं करता। इस वजह से अपने को एक समान तीव्रता की, यानी कि जितनी तीव्रता की आपतित किरण है उतनी तीव्रता की अपने को वो परावर्तित किरण मिलती है। ठीक है, अब जब अपन परावर्तन पढ़ते थे तो वहां पे क्या होता था, देखो कोई भी जैसे माध्यम की सतह है उसके ऊपर प्रकाश किरण जब आपतित होती है तो वहां पे अपने को क्या कंडीशन मिल सकती है। देखो ये जैसे प्रकाश किरण इस सतह के ऊपर आपतित हुई है ना, ये कोई भी एक माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तीन सिचुएशन हो सकती है हमारे पास में। तीन सिचुएशन क्या हो सकती है, जैसे पहला तो ये है कि ये जो सतह है ना, ये जो माध्यम है, ठीक है, ये इस प्रकाश किरण का क्या कर ले, अवशोषण कर ले। ठीक है, दूसरा ये हो जाए कि ये इसमें से क्या हो जाए, निकल जाए, मतलब कि पारगमन हो जाए। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, तो एक तो अवशोषण और दूसरा अपन ने क्या बोला, पारगमन, मतलब इसमें से निकल जाए प्रकाश किरण, और तीसरा जो है वो होता है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ठीक है, अब देखो जब अपन परावर्तन की बात पढ़ते हैं तो परावर्तन के लिए यहाँ पे ये पारगमन तो नहीं होता। जब अपन परावर्तन पढ़ते हैं किसी भी सतह से हम ये कह रहे हैं कि प्रकाश का क्या हो गया, परावर्तन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, तो वहां पे प्रकाश का पारगमन नहीं होता। लेकिन कोई भी सतह ऐसी नहीं होती जो 100% प्रकाश का क्या कर दे, रिफ्लेक्शन कर दे। यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ प्रकाश का क्या हो जाता है, अवशोषण हो ही जाता है। इस वजह से जो परावर्तित प्रकाश किरण होती है उसकी तीव्रता क्या हो जाती है, सामान्यतः घट जाती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जब परावर्तन होता है तो वहां पे कुछ मात्रा में प्रकाश का अवशोषण हो जाता है। इस वजह से जो परावर्तित प्रकाश किरण है उसकी तीव्रता सामान्यतः क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ रहे हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है तो यहाँ पे ये जो अंतरा पृष्ठ है, ठीक है, यानी कि दोनों माध्यमों को जो पृथक करने वाला पृष्ठ है, ये प्रकाश की तीव्रता, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा प्रकाश का अवशोषण नहीं किया जाता। इस वजह से जो परावर्तित प्रकाश किरण है उसकी तीव्रता सामान्यतः बराबर रहती है आपतित प्रकाश किरण के। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को इसमें ध्यान रखना है। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें पढ़नी है अपने को कि कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें लागू होनी चाहिए। देखो पहली तो क्या है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। पहली तो क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ठीक है, और दूसरी जो शर्त है वो क्या होना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आपतन कोण
कमान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस क्रांतिक कोण की अगर अपन बात करें तो अलग अलग माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण का मान अपने को क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है। मतलब कि इसका ये एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, लेकिन किसी एक माध्यम के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, प्रत्येक माध्यम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, सॉरी अलग अलग माध्यम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो दो शर्तें अपने को ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो पहली शर्त तो है कि प्रकाश जो है उसका अपवर्तन कौन से माध्यम से होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। ठीक है ना, और आपतन कोण की बात करें तो आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये बात करी अपन ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तों की। अब अपन बात करते हैं क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। ठीक है, देखो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध की अगर बात करें तो यहाँ पे ये तो कैसा है, विरल माध्यम। अच्छा, इस विरल माध्यम को माध्यम 1 मान ले अपन, ठीक है ना, और ये जो सघन माध्यम है इसको माध्यम 2 मान ले अपन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध देखना है। तो हम ये जो विरल माध्यम है इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना माने, n1, और ये जो सघन माध्यम है इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना माने, n2। ठीक है, तो प्रकाश किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कि n12 का मान कितना हो जाएगा भाई, n12 का मान स्नेल के नियम से n12 का मान साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आई का मान जब थीटा सी के बराबर होता है तो आर हमें कितना मिलता है, 90 डिग्री मिलता है। ठीक है, ये क्या है, n12 क्या है, पहले माध्यम का, ये जो विरल माध्यम है इसका सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। अपन इसको उल्टा करके सघन माध्यम का भी अपवर्तनांक निकाल लेंगे। तो देखो n12 इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, n1 बटा n2, और यहाँ पे साइन थीटा सी बटा में साइन 90। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखता हूं, तो देखो साइन थीटा सी n12 बराबर n1 बटा n2 इज इक्वल टू साइन थीटा सी। ठीक है, अच्छा ये तो क्या आ गया, ये तो हमें मिला विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे यानी कि n21, तो ये हो जाएगा n2 बटा n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा सी। ठीक है, तो इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक हो गया ये क्रांतिक कोण की जाके व्युत्क्रम के बराबर हमें मिलता है। ठीक है, तो ये बात थी क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध के बारे में। ठीक है, तो ये अपन ने बातें करी किसकी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है।